मेरी शादी क्या तय हुई घर जैसे खुशियों से खिल उठा। जिसे देखो वह शादी की ही बातें करता दिखाई देता। माँ तो जैसे खुशी से बौखला ही गई थी। पिताजी खुशी के साथ साथ तनाव में थे कि जमींदारों के घर रिश्ता जुड़ रहा है, कहीं कोई चूक न हो जाए। सब कुछ उनकी हैसियत के अनुरूप करना चाहते थे। बाहर की तैयारियों की भागदौड़ के बीच भी माँ को बताना नहीं भूले, देखो अपनी लाडली को पारंपरिक भोजन बनाने की खूब प्रैक्टिस करा दो। हमारी लाडो किसी परीक्षा में असफल नहीं होनी चाहिए। पति की ओर देखकर माँ मुस्कुराई। आप अपनी तैयारियां ठीक से करो जी, हमारी बिट्टो को पाकर समधियाने के लोग बेहद खुश होंगे। आप चिंता मत करो। यूं तो उसे सब कुछ आता है, फिर भी मैं रोज उससे कुछ न कुछ बनवाती रहूंगी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी और मेरे मन में धुक धुक हो रही थी। बचपन से लखनऊ में जन्मी पली बड़ी में अचानक से जौनपुर में जाकर कैसे बस जाऊंगी। यह कैसा शहर होगा, कैसे लोग होंगे, जमींदार परिवार का क्या अर्थ है। मैं मन ही मन समझने की कोशिश करती, पर किसी से कुछ पूछ नहीं पाती। सोचती कि यदि भाई की शादी हो गई होती तो कम से कम भाभी से मन की बात तो कर सकती थी। मेरे मन में जौनपुर वासियों और होने वाले परिजनों को लेकर अनेक प्रश्न सिर उठा रहे थे। इतिहास मेरा पसंदीदा विषय कभी नहीं रहा, फिर भी उसके पन्ने पलट कर जानने की कोशिश की तो पता चला जौनपुर मध्यकालीन भारत का एक स्वतंत्र राज्य था, जो सरकी शासकों की राजधानी हुआ करता था। यह कल कल बहती गोमती नदी के तट पर बसा है। इसी सब उधेड़ बुन के बीच विवाह की तिथि भी आ गई। एक शानदार आयोजन के साथ मैं विवाह बंधन में बंध कर विदा हो गई। कार एक झटके के साथ रुकी तो मेरी तंद्रा टूट गई। हड़बड़ा कर मैंने सिर से सर का अपना पल्लू संभाला। बगल में बैठे पति धीरे से फुसफुसाए, हम घर पहुंच गए हैं। मैंने कार की खिड़की के बाहर नजर दौड़ाई। चारों ओर दुकानें ही दुकानें दिखाई दी। मेरे मन के दौड़ते घोड़े को लगाम लगी। यह कैसा रजवाड़ा, यह तो कस्बे की बाजार सा लग रहा है। बस दुकानें बड़ी बड़ी लग रही थी। तभी औरतों का एक झुंड आया और जाने कौन कौन सी रस्में होने लगी। रबर की गुड़िया की मानिंद मैं उनके आदेशों का पालन करती जाती। बहू जीने पर ऊपर चलो कहने के साथ भद्र महिला ने मेरा लहंगा संभाला और मैं धीरे धीरे जीने पर बढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर मैंने नजरें चारों ओर घुमाई। बड़ा सा चौड़ा दालान था। दालान के अंत में सामने नक्काशीदार बड़ा सा विशालकाय दरवाजा था। मैं नजर झुकाए धीरे धीरे उस दरवाजे तक पहुंची। द्वार के बीचों बीच चौक बनाकर उसके बीच रखे कलश को देखकर लगा, हाँ आई तो मैं किसी रजवाड़े में ही हूँ। बड़ा सा चांदी का कलश जो बेल बूटों से सजा था, चावलें भरकर नई बहू के गृह प्रवेश हेतु रखा गया था। चावलें लुढ़काकर मैं एक हॉल में आ गई। मुझे एक सोफे पर बैठाया गया। शानदार नक्काशी वाला सोफा। सोफा कम सिंहासन ज्यादा लग रहा था। उस विशाल हॉल में कई सोफे रखे थे, जिनके हत्थे शेर या हाथी जैसे थे। मुझे अपने मायके का इकलौता नक्काशीदार सेंटर टेबल याद आया, जो पिताजी सहारनपुर से लाए थे, और हम उसे कितना सहजते रहते थे। यहाँ तो फर्नीचर, दरवाजे सब नक्काशी के शानदार नमूने लग रहे थे। 3 दालान पार कर थोड़ी देर बाद मुझे एक कमरे में पहुंचाया गया। भाभी यह मेरा कमरा है, आप यहाँ आराम कीजिए। आपका कमरा भी सज रहा है, कहकर मेरी ननद तारा शरारत से मुस्कुराई। यह घर तो बहुत बड़ा है, आप लोग खो नहीं जाते इसमें? मुस्कान के साथ मैंने पूछा। तारा खनकती हुई प्यारी हंसी के साथ खिलखिलाई, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, भाभी पहला वाला दालान और बैठक मेहमानों के लिए है। दूसरा दालान और उसके चारों ओर बने कमरों में रसोई, खाने का कमरा, मेहमान खाना और कुछ फालतू कमरे हैं। इस तीसरे दालान के चारों ओर हम सब के कमरे हैं, पर तीसरे दालान में आने की इजाजत केवल चमेली और इन्ना को ही है। धीरे धीरे आप सब जान जाएंगी। आप आराम करिए, मैं मेहमानों को देख लूं। थोड़े दिनों में यहाँ की कमान आपके ही हाथों में ही होगी। शाम से ही मेरी नंदे मुझे सजाने में लग गई। उनकी चुलबुली छेड़छाड़ मन को गुदगुदाती तो मैं मुस्कुरा देती, वो निहाल हो जाती। मेरी लंबी चोटी खोल कर वे मेरे केसों की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगी। हाय भाभी, भैया तो इन केसों में खो ही जाएंगे। एक ने मुझे कोहनी मारी। हाँ भैया के काम का क्या होगा, इन सब से बंधे वे तो कहीं जा ही नहीं पाएंगे। और कमरा उनकी खिलखिलाहटों से भर गया। तभी सासू माँ आई।
उनके पीछे पीछे चमेली एक बड़ा सा थाल थामे हुई थी। वह साटन के लाल गोटेदार कपड़े से ढका था। बहू रानी, यह हमारा खानदानी लहंगा है, सच्चे काम का, मतलब सोने चांदी के तारों से काम है इसमें। थोड़ा भारी है पर हमारे घर की परंपरा है। आज के दिन इस परिवार की कुलवधू इसे ही पहनती है। जी, मेरे उत्तर के साथ ही वे जितने ठसके के साथ आई थी उतनी ही ठसक से चली गई। लहंगे को देखकर तो मेरी आंखें चुंधी आ गई। उस प्राचीन लहंगे की क्या बेहतरीन कारीगरी थी। शादी के लिए लखनऊ जैसे शहर में कितने ही लहंगे देखे थे मैंने, पर इसके आसपास भी कोई टिक जाए ऐसा एक लहंगा मेरी नजरों के सामने नहीं आया था। भाभी, ऐसे क्या देख रही हैं? थोड़ा भारी तो है पर पहनना तो पड़ेगा ही। तारा ने मुझे हिलाया। हाँ, बहुत सुंदर है। मैंने आंखें झपकाई तो सब फिर खिलखिला उठी। तैयार होकर जब आदमकद आईने में स्वयं को देखा तो एक पल को तो भ्रम ही हो गया कि आईने में कोई महारानी खड़ी है। बिन बोले ही मैं मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में सब मुझे मेरे कमरे में पहुंचाकर चली गई। उनके जाते ही मैंने अपने कमरे को निहारा। कमरा नहीं नहीं, उसे हॉल ही कहना सही होगा। यह विशाल हॉल मेरा है, सोचकर ही मैं रोमांचित हो उठी। ऐसा तो कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बीच कमरे में लकड़ी का विशाल नक्काशीदार पलंग पड़ा हुआ था, जिसके सिरहाने पर नक्काशी की हुई थी। पलंग को फूलों से सजाया गया था। कमरे में एक और बड़ा सा सोफा पड़ा हुआ था, जिस पर सुंदर कारीगरी से कमल के फूल उकेरे गए थे। जमीन पर मोटी पार्सियन कालीन बिछी हुई थी। अचानक मेरी निगाह छत पर गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरी छत काले, नीले, सफेद रंग की चित्रकारी से सजी हुई थी। दो विशाल झाड़फानोस लटक रहे थे। अभी मैं देख ही रही थी कि कमरे के दरवाजे पर आहट हुई और मैं संभल कर बैठ गई। नीले रंग की शेरवानी पर नारंगी साफा बांधे, गले में मोती की माला पहने मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। यह पुरुष अब मेरा है, सोचकर मन प्रसन्नता से खिल उठा। कुछ दिन यूं ही गहमा गहमी रही। फिर एक दिन सासू माँ बोली, तारा, अभी तक बहू रानी ने अपना पूरा घर नहीं देखा है, इसे पूरा घर दिखा दो। मैं और तारा हवेली भ्रमण पर निकल गई। जितना तारा उत्साहित थी उससे ज्यादा मैं उत्सुक थी। जिसे तारा डिहोरी कह रही थी वह कलाकारी का उत्कृष्ट नमूना था। मैं पूर्वजों की कला के आगे नतमस्तक थी। तारा, हम ऊपर नहीं जाएंगे? मैंने तारा से पूछा। भाभी, ऊपर की मंजिल को हमने किराए पर दे रखा है। हमारी पहली मंजिल पर 3 किराएदार हैं। ऐसे जाना ठीक नहीं होगा। किराएदार? लेकिन क्यों? बरबस मेरे मुंह से निकला। भाभी, इतने बड़े घर का रखरखाव आसान नहीं होता। आश्चर्य से मेरी ओर देखकर तारा बोली। मेरा मतलब वह नहीं था। मैं बुरी तरह हड़बड़ा गई थी। कोई बात नहीं भाभी, वह स्वाभाविक प्रश्न था। मेरे कंधे पर हाथ रखकर तारा मुझे आश्वस्त करते हुए बोली, इसके ऊपर भी एक मंजिल है, पर मैं वहां नहीं जाती। आप भैया के साथ जाकर देख लीजिएगा। आप नहीं जाती मतलब? भाभी, आप तो जानती ही हैं पुरानी हवेलियों के साथ कितने किस्से जुड़े रहते हैं, तो हमारी हवेली भी इसका अपवाद नहीं है। तारा ने समझाया। मतलब भभूत? हाँ, ऐसा ही कुछ। तारा की आंखों में शरारत थी। सच बताइए ना। हाँ सच, तारा ने अपनी बात पर जोर दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे की बगिया में ले गई और एक एक कर हर पेड़ से मेरा परिचय कराने लगी कि वह कौन सा पेड़ कब और किसने लगाया था। उसी समय चमेली आई। भाभी, आपको भैया बुला रहे हैं। भैया बुला रहे हैं, दोहराते हुए तारा ने मुझे शरारत से कुहनी मारी। मैं लजाई लजाई सी चमेली के पीछे चल दी। पतिदेव तो जैसी मेरी प्रतीक्षा में ही बैठे थे। देखते ही बोले, चलो तुम्हें गोमती नदी की सैर कराता हूँ। वहां सूर्यास्त का नजारा देखना, मजा आ जाएगा। कुछ ही समय में हम कल कल बहती गोमती नदी के ऊपर बने शाही पुल पर थे। लाल रंग का ऐतिहासिक पुल अपनी पूरी भव्यता से मेरा मन मोह रहा था। पतिदेव गर्व से बता रहे थे कि इसे अकबर के आदेश पर मुन-इन खान खाना ने बनवाया था और माँ और तारा के साथ तुम जिस शाही किले को देखने गई थी उसका निर्माण फिरोज शाह ने कराया था। अचानक मेरे मुंह से निकला, मुझे अपनी कोठी की ऊपरी मंजिल कब दिखाएंगे आप? पतिदेव कुछ पर मुझे निहारते रहे, फिर बोले, तुम्हें ऊपरी मंजिल देखनी है? हाँ ठीक है, दिखा दूंगा। चलो घर चलते हैं।
शेष भाग पार्ट 2 में आगे पढ़ें। परिवार का हर सदस्य किसी न किसी बहाने से